और हमारे आज के अतिथि हैं वैभव त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेशनल प्रवक्ता हैं। आज हम लोग इस चर्चा पर अब उन्हीं से सारे सवाल जवाब शुरू करते हैं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप भी देख रहे हैं और हम सब पूरा देश इस बात से अनजान नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा अमेरिका में जाकर के। वो चाहे छात्रों के बीच उनकी बातचीत हो, भारतीय मूल के लोगों के बीच उनकी बातचीत हो, या जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी जो कुछ भी उन्होंने कहा उसमें कोई नई बात नहीं दिखाई देती है। वो सारी चीजें हैं जो हिंदुस्तान में रहते हुए चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले लगातार राहुल गांधी अपनी बातों को इसी ढंग से रख रहे हैं, इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चीन का मुद्दा हो, लद्दाख में जमीन 4000 किलोमीटर जमीन कब्जा करने का मामला हो। इस तरह के जितने भी मसले हैं उन सभी मसलों पर राहुल गांधी और कांग्रेस पहले से ही अपना पक्ष रखते चले आ रही है। लेकिन इस बार भी पिछली बार की तरह ही जब वो राहुल गांधी विदेश गए हों, चाहे वो किसी भी देश के दौरे पर हों, वहां जाकर के वो जो कुछ भी करते हैं वो लगातार उनका एक तरह से भारत विरोधी बयान के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगता है सत्ता पक्ष की ओर से। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत विरोधी तो राहुल गांधी नहीं होंगे, कम से कम इस बात को पूरा देश जानता है, क्योंकि जिसके परिवार के लोग देश की आजादी से लेकर और दादी और पिता ने देश के लिए शहादत दिया है, देश के सौहार्द के लिए शहादत दिया है, लोकतंत्र के लिए शहादत दिया है, तो कम से कम राहुल गांधी के इस मंशा पे सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी देश के विरोध में बोल रहे हैं जी। अगर बात यह है कि विदेश की धरती में जाकर भारत की बात की जा रही है और जो सत्ता की कमियां हैं उस पे बात की जा रही है, भाजपा कांग्रेस हो रहा है, तब तो सबसे बड़े देशद्रोही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि वो विदेश की धरती से ये कहते हुए सुने जा सकते हैं, बहुत सारे उनके वीडियो हैं, करीब हमको लगता है 7-8 देशों में ऐसी बातें जाके वो कहते हैं कि क्या भारत में पैदा होना मोदी जी को बड़ा बुरा लगता था। हमको गर्व है कि हम इस भारत की धरती पर पैदा हुए, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। चाहे बीजेपी की आज सत्ता है, पहले कांग्रेस की थी और फिर कल कांग्रेस की सत्ता होगी, तब भी सत्ता की वजह से मुझे देश में पैदा होने का गर्व और शर्म नहीं आती है, क्योंकि हम देशभक्त हैं, भारत माँ को हम नमन करते हैं। तो भारत में पैदा होने वालों को शर्म बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर देशद्रोह किया है तो मैं ये मान लूंगा कि राहुल गांधी जी का भी ये बयान गलत है। लेकिन आज आधुनिक युग में जब आईटी की का इतना विस्तार है, चाहे हम भारत में बयान दें चाहे अमेरिका में बयान दें, सेकेंडों में वो पूरे विश्व पटल पर छा जाता है, वो बयान चर्चा में आ जाता है। तो ये कहना कि विदेशी धरती पे कुछ बोला गया या भारत की धरती पर, ये भेदकारी नहीं हो सकता। वो तब था जब प्रिंट मीडिया था, भाई आज जो बोला वो अगले दिन 2-4 दिन बाद वहां तक पहुंचा, तब ये मामला होता था। मैं सुन रहा था शिवराज सिंह का बयान, शिवराज सिंह कह रहे हैं कि विदेशी धरती पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। शिवराज सिंह को पता ही नहीं है कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी बार विदेशी धरती से देश के लोगों को अपमानित किया है, कांग्रेस को गालियां दी हैं और उनको पहले भारत में पैदा होने पे, भारत का प्रधानमंत्री बनने में तो गर्व महसूस होता है, लेकिन भारत में पैदा होने पे उनको शर्म आती थी। इसके लिए उनको पहले मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। जी 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 जी। हालांकि जो आप मोदी जी की बात कर रहे हैं इसके पक्ष में ये बात कही जा सकती है कि मोदी जी ने भारत को लेकर के जो कुछ भी बातें कही थी, जो उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि 2014 के पहले
जो अक्सर बीजेपी के लोग और सारे आरएसएस के लोग भी कहा करते हैं कि 2014 के पहले यानी कि पिछले 70 सालों में इस देश में कुछ भी नहीं हुआ और उसके चलते यहाँ के लोग बहुत दुखी रहते थे और उनको लगता था कि वो कहाँ से आकर के जो है वो पिछले जन्म में कुछ क्या किया और उसके चलते वो जो कुछ भी बयान आया हो। खैर लेकिन नहीं, इसका मैं जवाब दे दूं थोड़ा सा। 2014 से पहले भारत जब आजाद हुआ था देश में सुई तक नहीं बनती थी। मैं बस थोड़े कंप्लीट करता हूं। मैं इसको 2014 के बाद मानसिक रूप से दिवालिये लोग ऐसे होते हैं कि जो किया मैंने ही किया और मेरे पिता ने कुछ नहीं किया। ये मानसिक रूप से दिवालिये लोगों का पहचान है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर बैठे, उस दौरान हमारा मिशन मंगल जो था वो मंगल की तरफ बढ़ रहा था। जहां सुई तक नहीं बनती थी वहां हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में मंगल फतह किया। विश्व के टॉप जो ग्लोबल कंपनियां उसके सीईओ मैक्सिमम के भारतीय थे। कहां शर्म की बात थी। जो दलील दी जा रही है वो यही है कि इसी परिप्रेक्ष्य में मोदी जी ने वहाँ जो कुछ भी कहा था, चाहे वो खाड़ी देशों में जाकर के जो उन्होंने बोला हो या कोरिया में जाकर के उन्होंने बोला हो या अमेरिका में बोला हो, लेकिन एक चीज है कि हाल में ये कोई नई बात नहीं है राहुल गांधी के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर इस तरह का हमला जो बीजेपी कर रही है वो। और इसमें ये एक तरह से अगर मान लिया जाए कि ये वेल नोन था कि राहुल गांधी वहां जाएंगे और कुछ बोलेंगे ही, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज है कि भारत को छोड़ करके हमें ये दुख होता है कहते हुए कि भारत को छोड़ करके बाकी देश विदेशों में, खासतौर पर अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो वहाँ का मीडिया बहुत मजबूत है और वो अपने सरकार के खिलाफ, अपने राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ भी खबरें लिखता है, खबरें सुनाता है, खबरें चलाता है। उसके लिए थोड़ा मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं खुद उस बात को लेकर के शर्मिंदा महसूस करता हूं कि वो चीज़ें जो अखबारी जगत में, मीडिया जगत में होनी चाहिए वो नहीं है। और इसीलिए वहाँ जो भी राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, अगर या विपक्ष का कोई नेता जाता है तो उनसे खुली बातचीत होती है वहाँ कुछ। इसी क्रम में अमेरिका में राहुल गांधी जब गए तो वहाँ भी जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उसमें भी उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को ही संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक हुई, उसके अलावा भारतीय मूल के लोगों को उन्होंने संबोधित किया। यूनिवर्सिटी में सवाल ये उठता है कि हमारे देश में भी ये परंपरा रही है कि विश्वविद्यालयों में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके बड़े नेता जो भी हैं वो जाते थे और उस पर एक खुली पर चर्चा होती थी, अपना अपना पक्ष लोग रखते थे। लेकिन ये कुछ चीज़ें हाल के दिनों में बदली हैं पूरी तरह से। अब यूनिवर्सिटी में विपक्ष का कोई नेता जा ही नहीं सकता है। तो ये, और राहुल गांधी ने कुछ नया तो नहीं कहा, उन्होंने अपना व्यू रखा है जो लोकसभा चुनाव में भी रखते रहे हैं और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद संसद में भी उन्होंने रखा है। चीन का मुद्दा हो वो भी कोई नई बात नहीं है, जाति जनगणना की बात भी कोई नई नहीं है, बेरोजगारी की बात भी कोई नई नहीं है। चुनाव में जो एक पारदर्शिता होनी चाहिए, एक निष्पक्षता होनी चाहिए, चुनाव आयोग को लेकर के सवाल हमेशा खड़े रहते हैं। अभी आपने कहा भी कि सोशल मीडिया के आने के बाद से दुनिया बहुत छोटी हो गई है और पल भर में आपके मुंह से जब जबान से बात निकली और वो पूरी दुनिया में फैल गई। और अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। ऐसे में जो कुछ भी राहुल ने वहाँ कहा उसको लेकर के, उनके पूरे दौरे को लेकर के कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए, कांग्रेस वैचारिक रूप से समृद्ध पार्टी है। कांग्रेस ने देश को बनाया। कांग्रेस के नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जो
अपना हेराल्ड पत्र आता था, प्रधानमंत्री होने के बाद अपनी सरकार का क्रिटिसिज्म स्वतः लिख के प्रकाशित करवाया। ये वो दौर था जब नेहरू जी ये सोचते थे कि जो विपक्ष की आवाज है वो दबनी नहीं चाहिए। 1, 2, 4 सांसद होते थे विपक्ष के, लेकिन उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी जाती थी। आपको एक वाकया मैं बताना चाहूंगा कि एक बार वाजपेयी जी ने संसद में नेहरू जी को बहुत खरी खोटी सुनाई थी, और शाम को जब संसद के मेन हॉल में एक गैदरिंग में मिले वो, तो नेहरू जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा बोला। जी जी। वो सहमति असहमति के बीच जो सामंजस्य था वो अब नहीं है। जी। अब जो भी विपक्ष का नेता बोलता है उसकी माइक बंद कर दी जाती है। ये कब से शुरू हुआ? मैं समराइज करता हूं। ये जो मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने का जो अमेरिका दौरा रहा है, अब वो दौरा भी पूरा हो चुका है। ऐसे में बीजेपी जिस तरह से आक्रामक है, बीजेपी ही नहीं उनके कुछ सहयोगी दल, खास तौर पर हम नाम जिक्र करना चाहेंगे मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी का, जिन्होंने आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी पर हमला बोला है। इन सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस क्या सोचती है? राहुल गांधी का अमेरिका दौरा और आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? अभी आपको 2 राज्यों में चुनाव अभी हाल में होने वाले हैं। अभी 2 राज्यों में और महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। अभी रिसेंट आपके प्रक्रिया चल रही है जी, और हरियाणा है आपका। मैं ये मानता हूँ राहुल गांधी या कांग्रेस का जो स्टैंड है वो जो पहले था वही आज भी है, और राहुल गांधी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसकी आज के समय में धुरी बन गए हैं। मामला क्या है कि जो एक बयान को काट छांट के भाजपा आईटी सेल के लोग प्रचारित कर रहे हैं, उसके लिए मैं भाजपाइयों को धन्यवाद देता हूं। इस वजह से क्योंकि जब वो 15 सेकेंड का वो बयान काट छांट के पेश करते हैं तो जिज्ञासावश देश के लोग उस पूरे बयान को सुनते हैं, और जब पूरे बयान को सुनते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के लिए कितनी बड़ी आवाज अमेरिका जैसी जगह में उठाई है। उस दौरान राहुल गांधी ने एक चीज और कही कि देखिए फेयर इलेक्शन नहीं हुए। एडीआर कहता है, एडीआर के सवाल पे इलेक्शन कमीशन आज तक टाइम नहीं देता है मिलने को, जबकि एडीआर ने यह कहा कि लगभग 537 सीटों पर वोटों में डिफरेंस आया जी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों में डिफरेंस आया। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? तो इस बात के लिए इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए था और बताना चाहिए था। हम मान सकते हैं कि जो बैलेट पेपर का चुनाव होता उसमें अगर 100 वोट पड़े हैं तो कुछ रद्द हो जाएंगे, तो कुछ वोटों के उसमें डिफरेंस आ सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक ही ऑप्शन है कि आइदर मी आइदर यू। ऐसी स्थिति में वोटों के टोटल काउंटिंग में कैसे डिफरेंस आ गया, ये अपने आप में बात है। दूसरी चीज, निष्पक्ष चुनाव ऐसे नहीं हुआ कि कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। ये इलेक्शन कमीशन को निर्धारित करना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। वो खाते जो सीज हुए हैं वो खाते चुनाव बाद सीज हों, या जो कार्रवाइयां हैं वो बाद में होती जी, सिनेरियो कुछ और होता। मैं आपको बताऊं कि अप्रत्याशित रूप से उड़ीसा में अगर 20 सीटें जो बढ़ गई बीजेपी की, वो ना बढ़ी होती, सिर्फ 20 सीट बीजेपी कम होती, तो खड़गे जी ने कहा है कि भाजपा के सारे लोग जेल में होते। सच्चाई यही है कि भ्रष्टाचार के हर मामले पे मोदी और उनकी सरकार मौन हो जाती है और भ्रष्टाचार की जांच से भागने लगती है। हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार थी, आपने मिथ्या आरोप 2G का लगाया, मिथ्या आरोप कोलगेट का लगाया, लेकिन हमने जांच कराई कि किस लिए? क्योंकि हमारा विश्वास लोकतंत्र में है, और जब लोकतंत्र में विश्वास हम रखते हैं तो जब आप सवाल खड़े करेंगे तो हम आपको संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि हम सत्ता में बैठे हैं।
आज की सत्ता ये नहीं सोचती है, वो कहती है कि आपको जो कहना है वो कहते रहिए। अब मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई आरोप लगाइए, चाहे कितना हो तथ्य दीजिए, ये सरकार इस चीज में विश्वास रखती है, मोदी की सरकार, कि आप आरोप लगाते लगाते, चिल्लाते चिल्लाते, धरना प्रदर्शन करते करते थक जाएंगे, लेकिन हम नहीं सुनेंगे। ये इसी सिद्धांत पे काम कर रही है मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, सुधांशु त्रिवेदी। उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगाया है कि बदनाम लोगों से विदेशों में मुलाकात कर खतरनाक और शरारतपूर्ण गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया है अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात को लेकर के उन्हें ये प्रतिक्रिया दी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की बात करें ना, कांग्रेस एक उस चुने हुए सांसद से राहुल जी मिले हैं जो कि अमेरिकी संसद की चुनी हुई निर्वाचित सांसद है जी। और सार्वजनिक तौर पे मिले हैं। हमने सैफुल्ला जैसे आतंकी को टिकट नहीं दिया जो बीजेपी ने दिया है। तालिब हुसैन जैसे जो कमांडर है आतंकियों का, उसको पदाधिकारी नहीं बनाया है। आसिया अंद्राबी जैसी जो पाकिस्तान की बात करती है, उसको हमने पोस्टर गर्ल नहीं बनाया। तारिक अनवर मीर जैसे लोगों को हमने मंच नहीं दिया बोलने को। जो चाइना हमारी धरती पर कब्जा कर रहा है, हम उसके साथ झूला नहीं झूल रहे हैं, मोदी जी झूलते हैं। ये सारी बातें हैं। और जो भी जिनसे भी हम मिले हैं, सार्वजनिक तौर पे मिले हैं। और जब अमेरिका में हम जाते हैं तो वहां के चुने हुए सांसदों से अगर कार्यक्रम बनता है तो मिलना है। लेकिन भारत का कौन सा प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान चले गया? मुझे लगता है कोई प्रधानमंत्री आज तक गया ही नहीं। और बिना बुलाए, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के, बिना कैबिनेट की अनुमति के ये जाते हैं और पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर में बैठ के प्रधानमंत्री के घर जाते हैं, सेवई खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, पैर छूते हैं वहां के प्रधानमंत्री की मां की, उनकी बेटी की मेहंदी के रस्म में जाते हैं। लेकिन होता क्या है? मैं तो सवाल करता हूं कि प्रधानमंत्री मिल के आए और पठानकोट में एक सप्ताह के अंदर ही हमला हो गया, उरी का अटैक हो गया। मैं सवाल करता हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या बातें वहां की जो ऐसे आतंकी हमले हुए? एक चीज इस पर राहुल, जो चीन का अभी आपने जिक्र किया, उस पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि बाकायदे इसे चीन विवाद को लेकर के जिस तरह से दावे उन्होंने किए हैं वो भ्रामक और तथ्यों से परे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आदरणीय राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं। सेना के उस स्टैंड को वो नकार नहीं सकते हैं क्योंकि सेना वहां पे खड़ी है। फिंगर 8 तक हम जाकर अपनी पेट्रोलिंग करते थे, अब हम फिंगर 4 पे खड़े हैं। फिंगर 4 से आगे हम पेट्रोलिंग नहीं करते हैं और फिंगर 8 तक जाते थे, और दोनों जाते थे। चाइना भी आता था और हम भी जाते थे। अलग अलग टाइमिंग पे हम अपना पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन अब वहां जाना रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। हमारे सैनिक वहां नहीं जा रहे हैं। वो घुस के हमारी सीमा में 20 जवानों को मार डालते हैं। उस पे क्या कहेंगे? लद्दाख में जो जमीन कब्जाई गई है, सोनम वांगचुक वहां से पदयात्रा कर रहे हैं। अब वहां जो बैठा व्यक्ति है वो ज्यादा जानता है या राजनाथ जी दिल्ली के एसी कमरे में बैठ के ज्यादा जानते हैं? सेना के आधिकारिक बयान में कि हमारी पेट्रोलिंग रुकी है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके लिए राजनाथ जी क्या कहेंगे? जवाब देना चाहिए। जवाबदेही से ये सरकार हमेशा भागती है और कोई भ्रम से परे नहीं है। अगर विपक्ष भ्रम में है तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, परंपरा रही है कि अगर हमको कोई बात पे आप पे संदेह है, आपकी गतिविधियों पे, तो आप बैठ के उसको सुलझाएंगे। आपने 10 साल में एक बार भी विपक्ष के लोगों को भरोसे में लेने की कोशिश की? आप तो बिना चर्चा के बिल पे बिल पास किए जाते हैं। अब जब आप बैसाखी पे आ गए हैं तो आप चर्चा करने के लिए तैयार हुए हैं। नहीं, 10 साल तो मोदी जी बात ही नहीं करना चाहते थे। मोदी जी क्या कहते थे? आई, मी एंड माई सेल्फ। इसके अलावा मोदी जी ने कभी कुछ नहीं कहा। अब वो कहते हैं
अब वो संविधान की पुस्तक को सर माथे लगाते हैं। ये राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की मजबूती का प्रमाण है कि जो मोदी जी आई मी एंड माई सेल्फ में थे, वो संविधान की प्रति को सर माथे लगाते हैं। इस बात को तो राहुल गांधी ने वहां कोट भी किया है कि विरोधियों को संविधान को माथे लगाने पर विवश कर दिया। एक चीज और भी कहूंगा कि राजनाथ सिंह और बीजेपी के कुछ लोग, गिरिराज सिंह हो या और भी लोग, जो राहुल गांधी ने एक सिख युवक को लेकर के, उसकी पगड़ी को लेकर के और गुरुद्वारे में जाने की बात को लेकर के जो वहां बात कही है, उस पर भी ये काफी आक्रामक दिख रहे हैं और उसको एक तरह से 1984 की घटना से जोड़ करके इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। गिरिराज जी दुर्भाग्य से संसद सदस्य और भाजपा की वजह से हैं, लेकिन नॉनसेंस टाइप की बातें करना उनका पहचान है, तो मैं उन पे टिप्पणी करने की बजाय मैं अपनी बात करता हूँ। राहुल गांधी हर संस्कृति, वेशभूषा, बोलचाल, भाषा को पूरा सम्मान देने की बात करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि वेशभूषा देख के पहचाना जा सकता है कि ये कौन है। तो जो कपड़े देख के भेद करता है वो इस समाज का दुश्मन है, वो समाज में भेद पैदा कर रहा है, उससे समाज में बंटवारा होगा। लेकिन राहुल गांधी ने तो आदिवासियों को भी हक दिलाने की बात की, राहुल गांधी ने दलितों को भी हक दिलाने की बात की, अल्पसंख्यकों को भी हक दिलाने की बात की, वंचित समाज को हक दिलाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यूनिफाइड नहीं हो सकता जी, सबकी संस्कृति, सबकी बोलचाल, सबकी भाषा अलग महत्व रखती है, वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। जबकि बीजेपी क्या करती है, बीजेपी कहती है कि ये बड़ा राज्य है, ये उससे मजबूत है, राज्यों में भेद पैदा करती है। बीजेपी जातियों में भेद पैदा करती है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये भाषा अच्छी है, ये खराब है। तो देश का लोकतंत्र इसीलिए तो कमजोर हो रहा है क्योंकि बीजेपी हर स्तर पे लोगों में भेद पैदा कर रही है। राहुल गांधी ने, चाहे वो संस्कृति हो, वेशभूषा हो, राज्य हो, भाषा हो, हर मामले में सबको स्वतंत्रता देने की बात की है और सबका उचित सम्मान होना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। जो 84 के दंगों की बात करते हैं वो नितिन गडकरी का टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया गया 2016 का वो स्टेटमेंट पढ़ लें कि 84 के दंगे में संघ के 64 लोगों के ऊपर FIR दर्ज क्यों हुई और उनकी उसमें भूमिका क्या रही। जी, बहुत कुछ। हम एक समय भी अब पूरा हो रहा है, इसलिए मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि इस पहले भी मैंने आपसे पूछा था, इस राहुल गांधी के अमेरिका दौरे और वहाँ उन्होंने जो कुछ भी बातचीत की, अपना पक्ष जो रखा है, अपना व्यू ही रखा है उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और भारत के अंदर जो सियासत चल रही है उसके? देखिए, मुझे ये लगता है राहुल गांधी का कोई ऐसा नया स्टैंड नहीं है। राहुल गांधी अपने उसी स्टैंड पे कायम है जो कांग्रेस की विचारधारा है और हम उसी पे काम करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हाँ, उस पे राहुल जी के बयानों पे जो विवाद खड़ा किया है बीजेपी ने, उससे एक जागरूकता आम जनमानस में भारत के आई है कि वो बीजेपी के आरोपों की स्वतः जांच करती है और जाके सोशल मीडिया पे उन बयानों को सुनती है और पुख्ता कर लेती है कि राहुल गांधी जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय। एक तरह से आप ठीक उसी तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह से हम लोगों ने भी देखा, देश के लोगों ने भी देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसे कि आप न्याय पत्र के नाम से आप लोग जानते हैं, वो बोलते हैं, उस न्याय पत्र का प्रचार प्रसार जितना आप लोगों ने नहीं किया उससे ज्यादा प्रधानमंत्री जी ने खुद कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं इस बात के लिए भाजपा और IT सेल के लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। देखिए, अच्छी चीजों का धन्यवाद भी होना चाहिए कि जो बातें शायद नहीं समझ पाती देश की जनता, उन बातों पे विवाद खड़ा करके भाजपाइयों ने
राहुल जी की उन बातों को प्रचारित होने में मदद की है। जी। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी कड़ी में राहुल गांधी की चर्चा हो रही है, तो राहुल गांधी ने केवल जो आरोप लग रहे हैं कि वो उनकी टिप्पणियों को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के, लेकिन चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए हमारी समझ से कि चाहे भारत अमेरिका संबंध का मामला हो, आतंकवाद को खत्म करने और पाकिस्तान से बातचीत न करने, जब तक कि आतंकवाद खत्म नहीं होता है तब तक पाकिस्तान से बातचीत न करने, बांग्लादेश और इजराइल में जो चरमपंथी तत्वों को लेकर चिंताएं हैं, उन सब के साथ को लेते हुए राहुल गांधी ने अपनी देश की केंद्र की सरकार का समर्थन किया है और बाकायदे उन्होंने कहा है कि हम इसके साथ हैं। देखिए, मजबूत विपक्ष और सकारात्मक भूमिका ये कहती है कांग्रेस जो कर रही है, आतंकवाद के मुद्दे पे बात हो, सांप्रदायिक तनाव की बात हो, देश के अंदर अंतर्कलह की बात हो, इन सभी मुद्दों पे जो विपक्ष की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, राहुल गांधी उसके लिए तटस्थ हैं और वो विरोध के लिए विरोध करने वाले नेता नहीं हैं। और राहुल गांधी एक बेहद ईमानदार नेता है, वो जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। वहीं सरकार इस मामले में चूक जाती है क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे कानून बैकडोर से पास कराना चाहती है। वो चाहती है कि विपक्ष को भनक ना लगे, चोरी छिपे। तो जो सरकार की भूमिका है वो प्रश्न के घेरे में है, लेकिन विपक्ष के रूप में एक मजबूत और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन देश की उन्नति के लिए हमेशा संघर्षरत रहे और आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका त्रिपाठी जी, आप हमारे लिए आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला। अब रिसेंटली 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अगले महीने में 8 तारीख तक उसका भी परिणाम आ जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा संवेदनशील राज्य है जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर संवेदनशील पड़ोसी राष्ट्रों को लेकर के भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर को लेकर के है कि इस देश में जम्मू कश्मीर पहला स्टेट है जिसको कि आज़ादी के बाद से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसे छीन करके केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया और अब फिर से उसको वापस बहाल कराने की जंग जो कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, ये सारे लोग मिल करके उस प्रयास में लगे हुए हैं। हरियाणा में जिस तरह से वहाँ के किसानों के साथ जाती हुई, वहाँ के महिला पहलवानों के साथ जाती हुई, उन सब को लेकर के, हालांकि हरियाणा में कुछ इंडिया गठबंधन में कुछ दरार जरूर दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी को लेकर के, और जहां विनेश फोगाट के खिलाफ भी कविता पहलवान को उतारा गया है मैदान में। इन सब को लेकर के हमको लगता है कि आने वाले समय में इस पर भी अपनी स्थितियां कांग्रेस बहुत जल्द स्पष्ट कर देगी। मैं इस पे बात करना चाह रहा था। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बहुत लंबा, हम उसके जाने के चक्कर में नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर जो है जी, उसका पूर्ण राज्य का दर्जा छीना गया। दिल्ली पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लड़ रहा है और बीजेपी कहती है हम देंगे, वहीं जम्मू एंड कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लेती है। तो इसी से पता चलता है बीजेपी का दोहरा चरित्र क्या है। दूसरी बात, हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में एक तरफ भाजपा की सांसद किसानों को रेपिस्ट, मर्डरर कहती है और बीजेपी मौन रहती है। उसी दूसरी तरफ विनोद फोगाट को लेके जिस प्रकार पूर्व अध्यक्ष कुश्ती संघ के ब्रजभूषण जैसे व्यक्ति ने घोर निंदनीय टिप्पणियां की हैं, और उसी में एक टिप्पणी उनकी ये आई कि द्रौपदी और महाभारत का जिक्र हुआ, तो शायद ब्रजभूषण ये बात भूल गए कि द्रौपदी का चीरहरण करने वालों का सर्वनाश हुआ और जिन्होंने द्रौपदी का साथ दिया
उनकी विजयश्री हुई, तो कांग्रेस की ही दोनों जगह विजयश्री होगी, क्योंकि जन भावना है पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू एंड कश्मीर में, जनता कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। और हरियाणा में किसानों के मुद्दों पर, पहलवानों के मुद्दों पर, जवानों के मुद्दों पर जनता एक साथ एकजुट है। हरियाणा का पूरा चुनाव किसान, जवान और पहलवान पे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, आपने हमारे दर्शकों को विस्तार से कांग्रेस को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के काफ़ी कुछ खुलासे किए हैं, अपना व्यू स्पष्ट किया है। इसके लिए हम आपका आभारी हैं। हम लोग फिर लगातार मिलते रहेंगे, आगे भी अभी बहुत सारे मुद्दे आएंगे, इन मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी। बस अपने दर्शकों से अपील है, ये आप इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।